हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। जुड़िए जुड़िए जुड़िए, फटाफट जुड़िए आप लोग। थोड़ा शेयर कर दीजिए एक बार, जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं थोड़ा वो फटाफट मेरे शेरों जुड़ जाइए आप लोग। जुड़िए जुड़िए जुड़िए। देखिए, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरा नाम ले लिया करिए, हमारा लेने का भी मन करता है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, है ना, तो ले ही लेते हैं उनका नाम। जैसे कि मोनिका जी हैं, आरती रानी हैं, जितेंद्र प्रताप जी हैं, नेहा पांडे जी हैं। इनका तो आंसर हमेशा आता रहता है नेहा पांडे को। नेहा पांडे सारे क्वेश्चन का आंसर भी देती हैं, है ना। और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जैसे नेहा मधेसिया जी हैं, सोनिया प्रसाद वर्मा जी हैं, अंकिता और संध्या संदीप कुमार पांडे जी हैं, विवेक यादव जी और लवकुश लवकुश जी। लवकुश जी कुछ बोल भी दिए थे, जो डॉली जवाब दी थी उनकी। तो आप लोग थोड़ा सा बहस अपने में कम किया करें और पढ़ाई पे ध्यान दिया करें, जिससे कि और आपके पीछे से जितने विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो यह देख सकें कि जो हमारे सीनियर हैं यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम भी क्वेश्चन का जवाब देंगे भैया, ना। चलिए 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 स्टार्ट कर लेते हैं आज, है ना। इस क्वेश्चन का पूरा हम अच्छे तरीके से आपके सामने नदियों के किनारे स्थित नगर हो गए जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हैं ज्योग्राफी में, आपके सामने वो लाया गया है। आप इसका बेहतरीन तरीके से जवाब। अब आप लोग की इच्छा हो तो शेयर करिएगा, है ना। वैसे अगर जो बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, वैसे सारे बच्चे अच्छे ही होते हैं। जो बच्चे हैं सारे बच्चे शेयर करते हैं, मुझे पता है ना। तो आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार, जिससे कि आपके जो भाई बहन हैं जो अभी नहीं जुड़े हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भैया। पहला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नदियों के किनारे स्थित नगर। इसके बारे में एक एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे। आप लोग देखिएगा, वन लाइनर के फॉर्म में है, ठीक है बेटा। चलिए देखिए क्या लिखा है। गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, क्या है? कानपुर है, याद रखेंगे। भागीरथी नदी, भागीरथी नदी जो है, भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। लेह अवस्थित है, लेह लद्दाख आपको पता है सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, यह पूछा जाता है आपसे। लुधियाना अवस्थित है, लुधियाना, लुधियाना अब पंजाब वाला वही भैया। यह सतलज नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी के तट पर स्थित है लुधियाना, याद रखेंगे। हैदराबाद अवस्थित है, हैदराबाद कहाँ अवस्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो बता देंगे मूसी नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। यह मात्र और मात्र, चलिए इसके बारे में आपको अलग बता देंगे। इसमें कोई हम लोग ज़्यादा बस फैक्ट देखते हुए चलते हैं, जो आपके आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। भुवनेश्वर अवस्थित है, भुवनेश्वर वही उड़ीसा वाला भुवनेश्वर भैया, महानदी के तट पर स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं आगे। आप लोग देखते चलिए, आप लोग को कितना आ रहा है, थोड़ा सा गहनता से अपने आप को जांचते हुए चलें और सत्य सही सही बताएंगे आप लोग भैया। कितना आपको आ रहा था, किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, ये भी बता देंगे आप। चलिए इसका बताइए, तो इसको सम्मिलित करिए। देखिए बैतूल जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से वही होकर गुजरती है। आपका जगदलपुर है भैया, ये जबलपुर है, जगदलपुर नहीं बेटा, जबलपुर है। जबलपुर इंद्रावती नदी के किनारे है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। यह अच्छा बेटा, एक मिनट रखिए, जादलपुर है बेटा, यह जादलपुर है, जबलपुर नीचे है। जबलपुर तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है ना, याद रखेंगे। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर स्थित है, यह मध्य प्रदेश में पड़ जाता है ना। लेकिन जो जादलपुर है आपका, जादलपुर, तो यह पड़ जाता है इंद्रावती नदी के किनारे। कटक वही उड़ीसा वाला कटक, याद है कि नहीं। यहीं पे तो जन्म हुआ था किसका? आपके चंद्रशेखर बाबू जी का, है ना। चंद्रशेखर बाबू जी का जो नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी का भैया, सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पे जन्म हुआ भैया, कटक उड़ीसा के कटक में, है ना। यहीं से के निवासी थे सुभाष चंद्र बोस जी, आपको पता होना चाहिए। हमारे सबसे बड़े एक तरह से कर लीजिए, उनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं उन लोग से, है ना, सीखना भी चाहिए, है ना। कटक, कटक क्या है बेटा? महानदी के किनारे स्थित है। नासिक, नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी खुद वहाँ से निकलता है, नासिक से, है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। उज्जैन नदी, क्षिप्रा, उज्जैन जो है बेटा, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्षिप्रा नदी, याद रखेंगे, क्षिप्रा, शिप्रा नहीं भैया, है ना, क्षिप्रा। गोविंद घाट अवस्थित है। गोविंद घाट कहाँ स्थित है? तो बता देंगे, गोविंद घाट सर अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित है ना, गोविंद घाट स्थित है। यह बातें आप घर कर लेंगे अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप इसका नोट्स भी बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रपात और झीलों देखते हैं ना, जितने भी आपके लायक वगैरह हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा।
देखिए हुंडू बोलिए या फिर हुंडरू बोलिए, दोनों एक ही है। हुंडरू बोलिए या फिर हुंडू बोलिए, हुंडरू जलप्रपात या फिर हुंडू जलप्रपात। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है भैया। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पे है, कहाँ से गुजरती है, आप बता देंगे थोड़ा सा। क्या उड़ीसा से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है? झारखंड से वैसे निकलती ही है स्वर्ण रेखा नदी, आपको पता होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट बताइए। यहाँ पे आपको मिलान करना है। जो कपिल धारा पर जलप्रपात है भैया, कपिल धारा, यह नर्मदा नदी पर स्थित है, कपिल धारा जलप्रपात। जोग गरसुप्पा वही कर्नाटक वाला शरावती नदी पर ही स्थित है भैया, याद रखेंगे। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है ना, तमिलनाडु में भैया शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है कावेरी नदी पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग गरसुप्पा जलप्रपात है, यह शरावती नदी पर स्थित है। यह भी आप पढ़ाया गया है आपको सारी चीज़ें, बस रिवीजन के तौर पे आपके लिए पीडीएफ तैयार किया गया भैया। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, उसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात, याद रखेंगे भैया। जो लोग यह बोलते हैं सर हमको दे दिया करिए पीडीएफ, तो जाहिर सी बात है भैया आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, पहले अच्छे से पढ़ तो लीजिए। भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात है, भारत के गोवा में दूध सागर, दूध सागर स्थित है भैया, याद रखेंगे। दूध सागर नदी पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात, यह भी याद रखेंगे। भेड़ाघाट जलप्रपात, धुआंधार भेड़ाघाट जलप्रपात भैया कहाँ पे स्थित है, भेड़ाघाट पर स्थित जलप्रपात का नाम धुआंधार जलप्रपात है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश में, यह भी बताया गया आपको। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए वहाँ पे था जोग गरसुप्पा भैया, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि डाटाबेस, विश्व जलप्रपात डाटाबेस के अनुसार अगर बोला जाए तो भारत का सबसे ऊंचा मेघालय में स्थित है नोह कलिका, याद रखेंगे बेटा, नोह कालिकई है मेघालय में। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, आपको पता होना चाहिए, गारो खासी जयंतियाँ, वहाँ पे गारो खासी जयंतिया नाम की जनजाति भी पाई जाती है। मेघालय में सबसे पूर्वी पॉइंट हमारा स्थित है, पूर्वी क्षेत्र है ना, मैकमोहन रेखा, नहीं पूर्वी तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ना बेटा, थोड़ा सा क्षमा कर दिया करिए, गलत निकल जाता है मुँह से, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सबसे पूर्वी पॉइंट है ना। चलिए याद करिएगा, किबीथू जिसे बोलते हैं। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई थी, तो 455 मीटर बताएंगे, कुंचिकल जलप्रपात की बिल्कुल सही ऊंचाई है। वेम्बनाड झील आपका केरल में पड़ जाता है भैया, केरल में पड़ जाता है, लैगून झील है वेम्बनाड, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है, जो कहाँ पर स्थित है, यही पूछ रहा है। पेरियार झील मतलब जो एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है भैया, पेरियार आपका केरल में पड़ जाता है ना बेटा, याद रखेंगे। चिल्का, नेक्स्ट आ जाते हैं चिल्का, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, तो बता देंगे उत्तरी सरकार तट यानी कि उड़ीसा भैया, याद रखेंगे, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील स्थित है। देखिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में है। लोकटक झील अवस्थित है, मणिपुर में स्थित है। इसे केबुल लेमजाओ, वहाँ पे केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी भैया, लोकटक झील पे केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। वह जो राष्ट्रीय उद्यान है तैरती हुई राष्ट्रीय उद्यान है। वहाँ पे फुमडी है, फुमडी, जब वहाँ पे डांसिंग हिरन भी है, जब डांसिंग हिरन एक फुमडी से दूसरे फुमडी पे कूदती है ना बेटा, तो ये जो आपका फुमडी है ना, ये घूम जाता है, इस वजह से जब हिलता है तो उसे बोलते हैं हिलती हुई राष्ट्रीय उद्यान भी नाम देते हैं। और लोकटक झील को हम क्या बोलते हैं, लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, तो बता देंगे पुलिकट झील, बताइए कहाँ पर है पुलिकट झील, तो बता देंगे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, हमने बताया था आपको, याद भी करवाया था। फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है भैया, फुल्लर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे उत्तरवासियों के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अच्छा बताइए, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, झील यहाँ पे सब कुछ आपको बताया गया है। लोनार झील महाराष्ट्र में, इसको अभी हम लोग रामसर साइड में भी डाला गया, हमारे पास रामसर साइड कितनी है, 42 है, ठीक है ना। रामसर कन्वेंशन के थ्रू हुआ था, रामसर कन्वेंशन एक जगह है रामसर, वह ईरान में पड़ता है भैया, है ना। नक्की घाट से याद कर लीजिए, नक्की घाट राजस्थान में पड़ता है भैया, मतलब नक्की झील है, इस तरह याद करने का बस टीका आपको बताया। कोलेरू, देखो राजस्थान का एक झील है बेटा सांभर झील, उसको भी याद कर लेंगे, जो सबसे बड़ा खारे पानी की झील है भारत की, है ना। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है, डल झील कश्मीर में पड़ जाता है, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर पड़ जाता है, याद रखेंगे, है ना, याद रखेंगे भैया। असम में अवस्थित झील का नाम चपनाला है, चपनाला भैया, चपनाला, याद रखेंगे। असम चपनाला, इस तरह याद करिए, 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। रहस्यमयी झील कहा जाता है, तो बता देंगे रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। जम्मू कश्मीर
में अवस्थित झील है तो बता देंगे अंचार झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस तरह आपको बताया गया है डल झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। और जिसमें ताल आता है तो उत्तराखंड में स्थित होता है, जिसमें नाग और नागिन आता है वो जम्मू कश्मीर में स्थित होता है ना। तो हमने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। इसको मिलाइए तो मिलाइए 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 बेटा मिलाइए। आप लोग आज जो है बहुत ही टॉपिक देखेंगे पढ़ने को, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लाए गए हैं। अष्टमुडी, अष्टमुडी झील कहाँ पर है? केरल में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। रूपकुंड उत्तराखंड में है। सूरजकुंड हरियाणा में है। देखिए कुंड कुंड दोनों में आ रहा है, तो इससे आप रिलेट करके उत्तराखंड या फिर हरियाणा ही दोनों नहीं लगा देंगे। रूपकुंड जो है उत्तराखंड में है, सूरजकुंड हरियाणा में है। सूरजकुंड एक जगह भी है हरियाणा में भैया। हरियाणा में आपको पता है सुल्तान नाम का राष्ट्रीय उद्यान भी है, सुल्तान सुल्तान नाम का। और सुल्तानपुर एक राज्य भी, सॉरी एक जिला भी है यूपी में, सुल्तानपुर, लखनऊ के पहले पड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। यह बर्फ से ढकी है भैया, तो जाहिर सी बात है कहाँ होगा? कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा या फिर हिमाचल प्रदेश में होगा, यही सब जगह तो होगा, या फिर जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले पोर्शन में होगा। तो आप बता देंगे हिमाचल प्रदेश भैया, राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल कौन बता देगा? हिमाचल प्रदेश का कैपिटल कौन बता देगा? शिमला होता है क्या? बताइए तो, शिमला होता है क्या इसका कैपिटल? नेक्स्ट बताएंगे भैया, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो बता है, ये तो सारी सी बातें सबको पता है, हम पढ़ाते वक्त भी बताए थे। मानसून जब जलवायु पढ़ा रहे थे तो अरबी भाषा से हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना भी कथन और निष्कर्ष। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। कथन ए कह रहा है भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, तो जाहिर सी बात है मानसूनी देश तो है ही भारत, ये तो सही हो गया। दूसरा कथन बोल रहा है कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधित विशिष्टता प्रदान करती है, जाहिर सी बात है। देखिए जो उच्च हिमालय होता है हमारा, वह जलवायु संबंधित विशिष्टता तो प्रदान ही करता है। जैसा कि आपको पता है जो निचला सबसे होता है, जो तराई भाग होता है शिवालिक हिमालय का, वहाँ पे माहौल कुछ दूसरा होता है। उसके ऊपर हम जाते हैं मध्य हिमालय में, तो वहाँ पे माहौल कुछ दूसरा होता है। उसके भी ऊपर जाते हैं तो सबसे बड़ा आ जाता है बृहत हिमालय, जिसे लघु हिमालय बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए उस हिमालय में बेटा, उस हिमालय पे जो चोटियां हैं लगभग लगभग एवरेजली देखा जाए तो 6000 किलोमीटर, 6000 मीटर के आसपास, किलोमीटर नहीं 6000 मीटर के आसपास में है। उसके ऊपर जो हिमालय का बिल्कुल उत्तरी वाला पोर्शन है उसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इसी काराकोरम पे केटू गांडविन आस्टीन पाया जाता है जो पीओके वाले पॉइंट में है। इसी पीओके वाले पॉइंट में अगर बोला जाता है पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो बताएंगे कंचनजंगा है, जो कि आपके सिक्किम में स्थित है बेटा, है ना। याद रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम आपको फैक्ट के थ्रू बताते हुए चल रहे हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा बेटा, यह भी कथन निष्कर्ष वाला है, बताइए। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, क्या यह सही है? आप बताएंगे। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है, दोनों तो सही हैं, दोनों सही हैं, बताइए। भारत क्या उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है? नहीं बेटा, आपको पता है भारत में तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय भी, शीतोष्णकटिबंधीय भी, और आपका टेम्परेट वाला भी जोन भी पाया जाता है लद्दाख वाले पोर्शन में, है ना। तो इस तरह यह नहीं कहा जा सकता कि भारत उष्णकटिबंधीय के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है ना, यह नहीं कहेंगे हम लोग। याद रखेंगे भारत जो है, भारत पता है भारत के आधे भाग से तो वह जाता है आपका कर्क रेखा जाता है भारत के 8 राज्यों से, है ना। जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? केवल ए हो जाएगा, आर गलत होगा। भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, जाहिर सी बात है भैया, हमने बताया था आपको केरल में जुलाई वाले दिन, जुलाई आपका कौन सा जुलाई बताएं? जून जुलाई, जून के समय बेटा, जून के समय घुसता है, मतलब एंट्री करता है जलवायु, और जुलाई अगस्त तक, 22 जुलाई 22 अगस्त तक वो पूरे के पूरे तरीके से भारत में पूरा फैल जाता है ना, पूरे भारत में, पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है ना। हमने आपको बताया था 2-3 प्रकार की जलवायु, एक तो केरल वाले तट की तरफ चली जाती है, एक तो हमारा इधर चले जाता है, किधर बेटा? अंडमान निकोबार की तरफ। अंडमान निकोबार की तरफ जो जाता है सीधे और सीधे, एक तो हमारा जब लड़ने के बाद अंडमान निकोबार वाले पोर्शन से लड़ने के बाद हमारे पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है ना, पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है, और एक सीधा सीधा चला जाता है कहाँ पे? मेघालय की तरफ चला जाता है। वहाँ पे बहुत भंपार तरीके से बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला जगह मौसिनराम पूरे वर्ल्ड में भी उसी का नाम है, जो कि मेघालय में स्थित है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नेक्स्ट, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, क्या है सामान्य दिशा? जाहिर सी बात है सबको पता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से एंट्री करती है और उत्तर पूर्व की तरफ जाती है भैया,
है ना। लौटती हुई मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश तमिलनाडु राज्य में होता है, आपको ये बात भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप पर निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण मतलब ड्रॉज बेटा करते हैं, उसे ड्रॉ करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है क्या, पता है मानसून कैसे प्रभावित होती है? जो हिंद महासागर है, आप पढ़िए मानसून वाला चैप्टर, हमने आपको पढ़ाया हुआ है बिल्कुल डिटेल से। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा राइट आंसर इसका। यहाँ पे देखिए आपको कुछ बताया गया है, नीचे दिए गए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। तो आप इसको जब पीडीएफ में देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, आप इसको देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र को दर्शाया गया है। उत्तर पूर्व क्षेत्र आपको पता है ना, यही उत्तर पूर्व क्षेत्र है ना भारत का, यही तो नॉर्थ ईस्ट है भैया, या नॉर्थ ईस्ट तो है भारत का, है ना, याद रखेंगे नॉर्थ ईस्ट को दर्शाया गया है इसमें। बस ये पूछा गया क्या दर्शाया गया है। भारत का सबसे सूखा स्थान है लेह लद्दाख भैया, वहाँ पे हमेशा बर्फ ही जमा होता है, हमेशा बर्फ जमा होता है लेह लद्दाख, जो कि इस समय लद्दाख का कैपिटल है लेह, है ना, आपको पता होना चाहिए। लेह एक जिला है, लेह और कारगिल लद्दाख का जिला है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरीज है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा से निकालकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक बना दिया गया भैया आपका लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर में 22 जिले आते हैं, 22 जिले। अगर हम गिलगित पाकिस्तान को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम तो मानते हैं पीओके मेरा पूरा है, तो पीओके वाले में 6 जिले आते हैं, इस वजह से हम 22 जिले ना मानकर जम्मू एंड कश्मीर में 28 जिले मानते हैं, है ना बेटा। और लेह लद्दाख में 2 जिले हैं, याद रखेंगे, है ना, याद रखेंगे भैया, याद रखेंगे। इस समय जम्मू कश्मीर के जो आपके गवर्नर हैं, उप गवर्नर, उनका नाम क्या है भैया, बताएंगे कोई? मनोज सिन्हा है। भारत का सबसे सूखा स्थान लेह हो गया, इसका आंसर बताइए आप। भारत का उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड बता देंगे, 18 डिग्री सेंटीग्रेड बता देंगे भैया आप। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देख लीजिए ये क्षेत्र कौन सा है, आपको बताना ये क्षेत्र कौन सा है, बताइए। इस क्षेत्र में जो किस टेम्परेचर किस बीच में रहता है, तो जाहिर सी बात है भैया पठारी देश है, पठारी क्षेत्र है हमारा, तो आपको पता होना चाहिए छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता है। पूछा गया आपसे कितना तापमान परिवर्तित होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से और 27.5 सेंटीग्रेड तक हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जून जुलाई में यहाँ से मानसून एंट्री करता है ना, पता होना चाहिए मेरे मित्रों। एक बार आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को खोलकर देखेंगे, फिर से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है दैनिक तापांतर, याद रखेंगे भैया, थार मरुस्थल भारत में स्थित है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं नवंबर और दिसंबर होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है, तो बता देंगे स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोनों कथन सत्य हैं, इसमें बताना है आपको क्या दोनों कथन सत्य हैं क्या सत्य हैं, देख लीजिए एक बार क्या बोल रहा है। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, तो जाहिर सी बात है दक्षिण से उत्तर की तरफ घटेगी तो, ठीक है ना, घटेगी ही ना बेटा। अब नेक्स्ट दूसरा क्या बोल रहा है कि उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्र पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। हाँ, तो जाहिर सी बात है पूर्व से पश्चिम की ओर घटेगी आपका, अगर वार्षिक वृष्टि देखेंगे तो, ठीक है बेटा। तो मतलब दोनों आपका सही है, दोनों कथन सही है, याद रखेंगे। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता क्यों है, क्योंकि ऊंचाई के स्थान पे, हमने आपको यह क्वेश्चन भी कराया था जलवायु वाले में, है ना बेटा। ऊंचाई से ही पता चलता है, ऊंचाई हो गया कारक हो गया आपका टेम्परेचर, दाब, ठीक है, और वहाँ का जलवायु, यह कारक होते हैं जलवायु के, यह जलवायु के कारक होते हैं, इन्हीं से पता करते हैं कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु हो सकती है ना बेटा। चलिए, अक्षांश भी मायने रखता है, अगर आप भूमध्य रेखा की तरफ हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, सुबह ही शाम में देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारे मेघालय में हमेशा आपको वहाँ पे बारिश ही नज़र आती है, हर दिन 4 बजे शाम को बारिश वहाँ पे होती ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। जो छत्तीसगढ़ राज्य है बेटा, आपको पता है ना, छत्तीसगढ़ राज्य है, इधर झारखंड है, इधर आपका मध्य प्रदेश है, इधर आपका महाराष्ट्र है, नीचे तेलंगाना है, इधर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा है, उड़ीसा के ऊपर आपका पश्चिम बंगाल है। यह बिल्कुल आपको मैप में बिल्कुल विधिवत बताया गया है मेरे मित्रों, आप उसको देखेंगे मैप को, 3 से 4 बार मैप अगर देख लेंगे ना, तो आपके दिमाग में बिल्कुल, जैसे आप खाना भूलते हो, अपना नाम भूलते हो, नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। एक बार मेरी बात मानिए, एक बार आप देखिए, क्योंकि आपके सुपर टेट, यूपी टेट हर जगह काम आने वाला है मेरे मित्रों। आप लोग को पता है आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना ज़्यादा
देख रहे हैं कंपटीशन बढ़ रहा है ना, तो आपको सारी सब कुछ पे ध्यान देना होगा, एक सब्जेक्ट को फोकस करके नहीं चलना है मुझे। हमारे लिए एक नंबर ही मायने रखता है बहुत, एक नंबर से आदमी फेल होता है ना, एक नंबर से आदमी फेल होता है। हमने देखा है, हम खुद झेले हैं इस बात को भैया, एक का पॉइंट नंबर से हमने झेला हुआ है, आप नहीं समझ सकते बेटा। अगर आप जिस दिन एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा सारी चीज़ें। तो आप लोग ये मत माना करें, जो आपके डीएलएड के क्लास चलते हैं ना, ये कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसे 3 से 4 बार रिविजन किया करें। हम भी देखिए बोलते रहते हैं दिन भर आपके लिए डेली क्लास लेते हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है जिस दिन हम मिस करते हैं। हम तो कंटिन्यूटी अपना बरकरार रखते हैं। आप लोग का भी दायित्व है कि सर के लिए थोड़ा सा कुछ किया जाए, इसे शेयर किया जाए, दबा के शेयर किया जाए, थोड़ा सर खुश हो जाएं। बस आप अगर जिस दिन शेयर करने लगे ना, रोज़ डेली बेटा स्टेटस लगाने लगे, तो समझ लीजिए हमारा जो परिश्रम है ना सफल हो जाएगा। बस हम यही चाहते हैं। अब देखिए इसमें छत्तीसगढ़ राज्य का फैलाव पाया जाता है, तो बता देंगे आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का यह फैलाव होता है। आर्द्र दक्षिण पूर्व का बेटा याद रखेंगे, दक्षिण पूर्व की बात होगा। जो छत्तीसगढ़ हमारा बिल्कुल इधर है स्थित है ना, दक्षिण पूर्व की तरफ स्थित है, तो याद रखेंगे। आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, तो कोची एवं तेजपुर में आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। कोची बेटा, आर्द्र मतलब कोची समझ रहे हैं, कोची कहाँ पे है, केरल की तरफ है ना, तो वहाँ पे आर्द्र जलवायु तो होगा ही। मानसून का निवर्तन इंगित करता है, तो साफ आकाश होना, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, यह सारे घटक हैं जो कि मानसून के निवर्तन को इंगित करते हैं, याद रखेंगे। सही कथन बताइए इसमें क्या होगा, सही कथन इसमें क्या होगा। पूरा वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री साउथ तक अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं जो होती हैं पछुआ बहने होती हैं, जिसे बोलते हैं वेस्टर्लीज कहते हैं बेटा। और भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा आने वाली हवाएं आर्द्र वायु संहिता यानी कि मास्टर एयर मसीज कहलाती हैं, जिसे हम पछुआ पवनों का भाग बोलते हैं। यह चीज़ याद रखेंगे, पछुआ हवाओं के भाग हैं यह, ठीक है बेटा, इसको याद रखेंगे। इसमें पूछा गया आपके कि जो कथन सही है ये बताइए, तो सही कथन क्या है इसमें, सही कथन है, तो सारे के सारे सही हैं, है ना बेटा, इसको आप याद रखेंगे, सारे के सारे कथन सही हो जाएंगे। पूरे वर्ष 30 से 60 तक अक्षांश के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं होती हैं, है ना। इसमें बस एक तरह से फैक्ट है बेटा, इस पूरे लाइन को आप पढ़ जाइए, सही कथन है यह। अब देखिए यहाँ पे वर्षा की बात कर लेते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो जाहिर सी बात है, भारत अगर है ऐसे, तो भारत का दक्षिण वाला ये वाला भाग दक्षिण पश्चिम, इसी जगह से तो एंट्री करती है मानसून। तो सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती कहाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून से तो होती है, ठीक है ना। आपका पता है पश्चिमी जो लू बहता है, जो हमारा जो खाड़ी प्रदेश है, खाड़ी देश है ना, हमारे पश्चिम में ही तो है, वहाँ से जो हवाएं चलती हैं वो लू का काम करती हैं, गर्मी के दिनों में ज़्यादा चलती हैं, और वहाँ से जो बारिश होती है ना वो उधर ही का उधर रह जाती है। जैसा कि आपको पता है जो ठंडी हवाएं होती हैं ऊपर उठती हैं, और गर्म हवाएं सॉरी जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे बैठती हैं, और गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। जैसे जैसे गर्म हवाएं अपना ऊपर उठती हैं, वैसे वैसे ठंडी हवाएं उनका जगह लेने लगती हैं। यही जलवायु का चक्कर है बेटा। इसी तरीके से आपका जो कह लीजिए कि जो टाइड वगैरह आता है ना, टाइड वगैरह समुद्रों में इसी कारण से आता है, टाइड वगैरह, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे पहाड़ों पे जो जलवायु होता है, पहाड़ों पे जो रात होता है, रात का मौसम होता है भैया, रात में क्या होता है, रात में जो हवा चलता है पहाड़ से समुद्र की तरफ चलता है, पहाड़ से समुद्र की चलता है, उस समय हमारा पहाड़ ठंडा होता है, हमारे पर्वत ठंडे हुए होते हैं, और हमारा जो समुद्र है वो गर्म होता है। जैसा कि आपको पता है हमारा जो वाटर बॉडी है जितना, वह गर्म देर से होता है, जितनी देर से गर्म होगा उतनी देर से ठंडा भी होता है ना। तो जो सुबह का होता है, सुबह के टाइम में जो हमारी हवाएं चलती हैं वो समुद्र से पर्वत की ओर, समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं सुबह के टाइम, याद रखेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम जो धूप होता है स्थल पे होता है। जब धूप स्थल पे होगा तो स्थल पे क्या होगा, गर्म होगा, गर्म हवा ऊपर उठ जाएंगी, और उसका जगह गर्म हवा की जगह समुद्र से चलने वाली हवाएं ले लेती हैं। यह चीज़ याद रखेंगे आप, है ना बेटा। बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं इसके अंतर्गत, तो कॉन्सेप्ट से पढ़िए, आप संतुष्ट ही रहेंगे, हमेशा संतुष्ट हमेशा रहेंगे। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो जाहिर सी बात है उत्तर पूर्वी लौटती हुई मानसून यानी, है ना। तो दिसंबर वगैरह महीने में, दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, तमिलनाडु में बिल्कुल झमाझम बारिश होती है ना। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल एवं जम्मू कश्मीर राज्य में से अधिकतम औसत वर्षा होती है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा सिक्किम होगा ये ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो बारिश यहीं पे ज़्यादा होगी, है ना। ये चीज़ याद रखेंगे भैया। ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, तो बता देंगे अजमेर एवं शिलांग बेटा, याद रखेंगे।
ये बातें, ये सब फैक्ट हैं, आप याद रख लीजिए इसको भैया। देखिए इसको तो हम चिल्ला चिल्ला के बताए हैं, इसको चिल्ला चिल्ला के बताएं, आपको यह मिल जाएगा PDF में बेटा, टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इसको देखिएगा। भारतीय नगरों पटना, कोची, कोलकाता एवं दिल्ली में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम है भैया, आरोही नहीं, तो याद रखेंगे अवरोही क्रम। कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली। देखिए जो सबसे ऊंचाई पे रहेगा, है ना, जैसे कोची में सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना, कोची, फिर कोलकाता, कोलकाता बिल्कुल तटीय इलाका है, कोची सबसे तटीय इलाका है केरल का, फिर पटना, फिर दिल्ली। दिल्ली सबसे ऊंचाई पर है, तो दिल्ली में क्या कम बारिश होगा कि ज़्यादा बारिश होगा, आपको पता होना चाहिए। क्या बारिश होगा भैया, ज़्यादा बारिश होगा कम बारिश होगा, बताइए बताइए बताइए। देखिए तटीय इलाके में तो ज़्यादा बारिश होगी, तो आपको पता है घटता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा बारिश जो होगा कोची में होगा, फिर कोलकाता में होगा, दीदी वाले नगर में। इसमें दीदी की हालत बेहाल है, आप लोग को पता होना चाहिए ना बेटा। तो देखिए क्या होता है आगे, पटना में, उसके बाद दिल्ली। पटना नीतीश बाबू का घर, ठीक है ना, नीतीश बाबू का जगह मतलब कि क्षेत्र। इसके बाद दिल्ली हमारे दिल वालों का, दिल्ली हमारे दिल वालों का, याद रखेंगे दिल्ली हमारे दिल वालों का भैया। चलिए नेक्स्ट, आम्रवर्षा संबंधित है। आम्रवर्षा कहाँ से संबंधित है, आम की फसल से संबंधित है। आम्रवर्षा आम की फसल से संबंधित है भैया, याद रखेंगे। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, तो बता देंगे लेह, मतलब वही सबसे सूखा है तो वहीं पर सबसे कम वर्षा होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई एवं दिल्ली में सबसे कम वर्षा होती है, तो चेन्नई में होती है। और चेन्नई एक ऐसा तट है बेटा, इसी जगह से सारी ऊंचाई भारत में मेजर किया जाता है, याद रखेंगे। चेरापूंजी अवस्थित है, दूसरा सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला जगह भारत का भी, पूरे विश्व का भी, चेरापूंजी, याद रखेंगे, मेघालय में स्थित है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो बता देंगे पश्चिमी घाट, मेघालय क्षेत्र का, हिमालय क्षेत्र का मेघालय, मासिनराम जगह है इसका। मासिनराम एक गाँव भी है, एक यहाँ का जगह भी है, याद रखेंगे। भारत में वर्षा आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है, आपको पता होना चाहिए इसका कारण क्या है। क्योंकि जो समुद्र की, जो हमारी कह लीजिए हिमानी नदियाँ होती हैं, हिमानी, वो क्या करती हैं, वो पानी थोड़े हम पी सकते हैं डायरेक्ट, बहुत खारा पानी होता होगा बेटा, नहीं पी सकते। तो पीने वाला जो पानी है बेटा ना, बहुत ही कम है पूरे विश्व में देखा जाए तो। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो लगभग 2.4% केवल पीने वाली पानियाँ हैं। पीने वाली भी नहीं, कह लीजिए पीने वाली नहीं, जिससे हम कपड़ा वगैरह धुलते हैं, ये सब पानियाँ इसके अंतर्गत आ जाती हैं। लगभग 0 पॉइंट के अंतर्गत आप पाएंगे पीने वाला पानी, जो हम लोग पीते हैं, है ना। तो आप सोच सकते हैं पूरे हमारे पृथ्वी पर 4/3, मतलब 4 भाग में से 3 भाग पूरा पानी है, फिर भी पीने के लिए कितनी किल्लत होती है ना। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बारिश के पानी का तेज़ी से बह जाना, क्योंकि सारे के सारे पानी बह जाते हैं। हम उसको रोकने के लिए अगर डैम वगैरह बनाते हैं ना, तो डैम वगैरह भी बनाया जा सकता है, जैसे बिजली के उत्पादन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए डैम बनाया जाता है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, यह भी एक कारण है जो हम पीने के लिए पानी नहीं पा पाते हैं। देखिए उड़ जाना वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, है ना। देखिए जो वर्षा का पानी है भाप बनकर उड़ जाना, और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर हो जाना, है ना, बहुत जोर हो जाता है तो पानी गंदा हो जाती है, पता है आपको कि नहीं। स्थल का पानी गंदा होने के कारण सिर्फ यही होता है वर्षा, है ना। तो स्थलीय पानी हम अच्छा स्वच्छ कब रहेगा, जब उसमें बारिश कम होगा, मतलब बारिश तो होना अनिवार्य है, बारिश तो होना ही चाहिए। जो हमारा अर्थ होता है बेटा, अर्थ से ही तो पानी पीते हैं। अब अर्थ में जो बारिश होती है वो क्या होगा, हमारे अर्थ का, हमारे ज़मीन का, हमारी पृथ्वी का पानी वो गंदा कर देता है एक बार। और इस वजह से भी बहुत जगह महामारी फैल जाती है पानी को लेके कि नहीं मिला, एक तरह से कह लीजिए कि प्यासी भूमि, इसी वजह से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, वह जल प्रबंधन युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, तो बता देंगे वर्षा का जल संचय भैया, यही तो होता है ना। भारत में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, औसत 200 जम्मू कश्मीर वाले इलाके में होती है भैया, याद रखेंगे, है ना। झारखंड में वर्षा प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून ही तो जाता है पूरे भारत में वर्षा कराता है, झारखंड में भी कराता है वही, है ना। नीचे दिए हुए मानचित्र को ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लीजिए आप लोग भैया, ध्यान से देख लीजिए, इसको ध्यान से देखिए। यह छोटा नागपुर का पठार है ना। यहीं पे आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, है ना, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे बिहार, यह वाला आपका उत्तराखंड है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है इधर, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए भैया। चलिए बताइए ये क्या दिख रहा है, दिख गया ना। अब बताइए इसमें भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है। देखिए जो हमारा वर्षा होगा यहाँ पे, अगर इस साइड से वर्षा आ जाती है, जैसे यहाँ पे एंट्री की
मानसून, तो इधर से कुछ बढ़ जाती है, कुछ इधर चली जाती है मानसून, है ना। तो जो इधर मानसून आती है, इधर वाला मानसून जब बेटा यहाँ से टकराती है ना, तो इधर घुसती है, इधर इंटर करती है, और राजस्थान में जाते जाते इसका पानी का बिल्कुल भी कह लीजिए जो आर्द्र होता है पानी वो खत्म हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो बारिश कराती है ये हमारे इस वाले इलाके में कराती है। तो यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ, हमने आपको बताया है 100 से 150 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है भैया हमारे इस वाले यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस वाले इलाके में, है ना। इस वजह से हम लोग बिल्कुल सही जगह हैं। यहाँ पे ना ही ज़्यादा बारिश, ना ही ज़्यादा ठंडी, ना ही ज़्यादा गर्मी, कुछ भी नहीं, है ना। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है। बताइए बाढ़ कहाँ पे आती है? जब पुष्कर की पहाड़ियाँ में ज़्यादा वर्षा होती है, पुष्कर कहाँ पे है बताएंगे? पुष्कर कहाँ पे है? पुष्कर कहाँ पे है? पुष्कर की पहाड़ियाँ राजस्थान वाले इलाके में पड़ जाती हैं। राजस्थान हो गया, उधर जम्मू कश्मीर में भी फैली हुई है। बताइए पुष्कर की पहाड़ियाँ बालाघाट, यहाँ पे बालाघाट लिख देंगे भैया। बाला, एक मिनट बेटा, इसका आंसर मिट गया है क्या? चलिए इसको हम कोशिश करेंगे सही करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, थोड़ा सा इसको छोड़िए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा वर्षा जो है 15 से 42 सेंटीमीटर यहाँ होना चाहिए। वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है। छोड़िए इसको भी छोड़िए, थोड़ा सा इसमें भी कुछ मिस्टेक लग रहा है हमें, और इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ मिस्टेक लग रहा है। इन दोनों को छोड़िए क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसको हम सही करा के कोशिश करेंगे दें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप। कथन ए और कथन आर दोनों बताना है, कौन सही है कौन सा गलत है, ठीक है बेटा, बताना है। या फिर ए जो है कथन ए का आर क्या सही स्पष्टीकरण है? तो पढ़िए दोनों क्वेश्चन पहले। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। देखिए क्या बोल रहा है, गंगा का मैदानी क्षेत्र आपको पता है बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, यही है, तो यही तो है। मैदानी क्षेत्र में बोला है पश्चिम से उत्तर की ओर, पश्चिम से किधर, उत्तर पश्चिम की ओर। पश्चिम से इधर से आ रहे हैं हम लोग, उत्तर पश्चिम की ओर चलने पर, उत्तर पश्चिम मतलब कि उत्तर इधर हो गया और पश्चिम इधर हो गया, मतलब यहाँ से अगर चलें हम मैदानी भाग से उत्तर पश्चिम की ओर चलें तो क्या बोला है, मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। जाहिर सी बात है मानसूनी वर्षा घटती हुई तो मिलेगी। तो सही है गलत है? हाँ सही तो है, सही ना है, मानसूनी वर्षा घटेगी तो। चलिए नेक्स्ट देखिए। आर, गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा गंगा मैदान में, आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। जाहिर सी बात है बेटा, क्योंकि आपको पता है जो आर्द्रता वाला जो बादल होता है हमारा ऊपर ही तो होते हैं। आपको पता है जो हमारा बादल है बेटा वो लगभग 200 से 300 मीटर ऊपर, 3000 बेटा, 200 2000 से 3000 4000 मीटर ऐसे ऊपर उड़ते रहते हैं। और हमारा पहाड़ी जो मेघालय है, जो हमारा पश्चिमी तट है, लगभग कह लीजिए पश्चिमी तट में 3000 से 4000 के बीच में ऊंचाई पर, 3000 से 4000 मीटर ऊंचाई पर पहाड़ियाँ हैं। और हमारा देख ही रहे हैं आप हमारा हिमालय वाला क्षेत्र, वहाँ पे तो एवरेजली 6000 मीटर ऊंचाई है ना। तो इस तरह ऊपर जाते जाते वो लड़ जाती हैं और बारिश करा देती हैं। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, दोनों राइट हो जाएगा ना बेटा, दोनों राइट हो जाएगा। ए की सही व्याख्या आर करता है, ये भी सत्य है। चलिए इसका बताइए। तो नीचे दिए गए भारत की चित्र पर दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है बताइए, क्या दर्शाया गया है बताइए। आपको दिख रहा है कुछ, क्या दर्शाया गया है? ये जली विभाजक है भैया। देखिए सबसे ज़्यादा जो जल का बारिश होती है यहाँ पे होती है ना, इस वाले क्षेत्र। देखिए ये छोड़ दीजिए भैया, ये वाला क्षेत्र छोड़िए आप अभी। देखिए जो मानसून एंट्री करता है भैया ना, इधर से तो करता है, ये आपका पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, और यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, आपको पता होना चाहिए ना, यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। ये आपका जली विभाजक दिखाया गया है, जली विभाजक दिखाया गया है, याद रखेंगे। थोड़ा सा मैप वगैरह भी पढ़ा करें आप लोग, है ना। यहाँ पे देखिए कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। इसका कारण भी होता है, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई क्यों गर्म है ना, क्योंकि जो कोलकाता है चेन्नई बेटा बिल्कुल नीचे है, कोलकाता थोड़ा सा ऊपर है, इस वजह से चेन्नई अधिक गर्म होता है। अक्षांश की बात भी होती है, तो याद रखेंगे, क्योंकि जो निचला अक्षांश होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है ना। और जो क्योंकि आपको पता है जो भूमध्य रेखा वाला जो इक्वेटर वाला लाइन होता है उसके आसपास के सारे देश बेटा बहुत ही हीट वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शुष्क प्रदेश माना जाता है उसको, है ना। ठीक है, चलिए। हिमालय में हिमपात, इसको आप देख लेंगे जब आपको मिलेगा, क्या आपको पीडीएफ जब दिया जाएगा ना, तो इसको आप अच्छे से पूरा देखेंगे, इस पूरे को देखेंगे और अच्छे से मिलान भी कर लेंगे बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है, बताइए क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है, तो बता देंगे 40 जिलों में क्रियान्वित है, यानी कि 7 राज्यों में बेटा, है ना। अब इसमें बताइए तो
कथन आर में भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। कहाँ हुआ है? अब देखिए यूपी महाराष्ट्र में देखिए कितने लोग पानी बिना मर जाते हैं, बिल्कुल पानी बिना। अभी बाढ़ आ जाएगी बिहार में बारिश के समय, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाता है पानी का बेटा, है ना। केरल हो गया, केरल का तट हो गया, आपका पश्चिम बंगाल का तटीय इलाका हो गया, इन सब जगह देखेंगे जो बाशिंदे हैं हमारे ना, जो हमारे नागरिक हैं, वो परेशान होते हैं, आए दिन परेशान होते हैं। अभी देखिए हाल में जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले पोर्शन में, हिमाचल वाले प्रदेश वाले क्षेत्र में ठंडी के समय बर्फ ही जम गया था, पाइपलाइन वगैरह जो पानी की थी सब फट गई थी, तो क्या होगा वहाँ पे? किल्लत ही तो होगा। तो अंतर्देशीय जल मार्ग का पर्याप्त विकास नहीं है, इस चीज़ को हम मानते हैं बेटा, यह आपका सत्य है। इसके बाद आर क्या बोल रहा है? भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में ही होती है। तो बहुत, यह भी तो बिल्कुल सत्य है। तो आपको पता है ना 4-4 महीने में हमारा जो एक तरह से देखा जाए 4-3 12, मुख्यतः अगर देखा जाए तो 3 ही ऋतु होते हैं। वैसे तो 5 ऋतुएं होते हैं, लेकिन हम देखें 4-4 महीने के अकॉर्डिंग तो 3 ऋतु होते हैं। 4 महीने बारिश, 4 महीने ठंडी, 4 महीने गर्मी, है ना, यही तो होता है। वैसे बसंत और आपका देखा जाए तो थोड़ा एक और आ जाता है मानसून, तो उसमें हम नहीं जाएँगे, वो तो आपका अलग मुद्दा है। लेकिन अगर देखा जाए तो 4 महीने बारिश होना चाहिए, और 4 महीने ही बारिश होता है। आपको पता मैक्सिमम देखा जाए 4 महीने, वैसे तो ठंडी वगैरह में हो जाता है, तो अलग ही बात है। क्योंकि मौसम अब दिन पे दिन, मतलब जैसे-जैसे मौसम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है ना? जैसे-जैसे पृथ्वी की एज घट रही है बेटा, वैसे-वैसे मौसम भी चेंज तो होंगे ही। आए दिन आप सुनते होंगे ग्लेशियर टूट गया, चमोली में टूटा ना ग्लेशियर। बहुत अभी आप हाल ही में सुने होंगे जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ पे बहुत बड़ा ग्लेशियर पिघल गया, है ना? तो ये सारी घटनाएँ होती रहती हैं, और आगे यही विनाश के कारण भी बनेंगी, है ना? तो इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सबके साथ होने वाला है ना? तो आप इसे याद रखेंगे, इसमें दोनों सही हैं बेटा, दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, ये याद रखेंगे। अब शीतकालीन वर्षा के लिए देख लीजिए, आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, आप इसको बिल्कुल विधिवत पढ़ लेंगे भैया ना। शीतकालीन वर्षा क्या होता है, इसमें भी आप कथन निष्कर्ष के बारे में देख सकते हैं, है ना? देख लीजिए। देखिए वह राज्य जिसमें जाड़े के समय, ये क्वेश्चन देखिए तो आप, जाड़े के समय बारिश मिलती है, तमिलनाडु ही तो है ना बेटा? ये बात आपको बता दी गई है, आप इसे देख लेंगे एक बार। देखिए प्राकृतिक आपदाएँ के बारे में देख लेते हैं। वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत के तटों में से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था, आपको पता है, कोरोमंडल तट हुआ था बेटा, जो हमारा आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, वो बहुत ही प्रभावित हुआ था कोरोमंडल तट। हुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था वह है तो आंध्र प्रदेश तट है। भारत सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, हैदराबाद में स्थित है। भारतीय मौसम विभाग स्थापित है, विज्ञान विभाग, तो ये बता देंगे बेटा नई दिल्ली में। हमारा जो रोड विभाग है भैया ना, रोड जो है वह भी हमारा नई दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है, हमने बताया है आपको। रोड हो गया भैया, जो हमारे जल मार्ग का जो कह लीजिए कि जो हेडक्वार्टर है, जो व्यवस्थापिका है, वो उसका भी हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे है? दिल्ली में ही है ना? इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे भैया, इसको पूरा देख लेंगे, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग अभी तुरंत टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। चलिए इसका आंसर बताइए, तो कथन और निष्कर्ष वाला बता दीजिए, तथ्य फटाफट बताइए। कथन ए में क्या बोला? हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। जाहिर सी बात हुई है, बिल्कुल हुई है, 100% इस बात को मानिए आप लोग, हुई है, और आने वाले समय में इतना भयावह स्थिति होने वाली है ना, आप लोग परेशान हो, मतलब ये सारे हमारे जो कह लीजिए वर्ल्ड है बेटा, एक इसको मतलब सोचना चाहिए, लेकिन नहीं सोचेगा। ये अपने टेक्नोलॉजी विस्तार करने में जुटी हुई है। टेक्नोलॉजी कर ले, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी ना कि पूरा अर्थ जो है बेटा इतनी बड़ी परेशानी से घिर जाएगा ना, हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कार्बन का उत्सर्जन दिन पे दिन बढ़ रहा है, और हमारी पृथ्वी की जो गर्माहट है, गर्म तो रहना चाहिए पृथ्वी, अगर गर्म नहीं होगा तो हम लोग जीवित खुद नहीं रह पाएंगे, लेकिन इतना गर्म ना हो। ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं आप ना, ग्लोबल वार्मिंग ही है, CO2 ही है, CO2 बढ़ने के कारण ही बेटा आपका ग्लेशियर पिघल रहा है ना? ये सारी बातें हैं, इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे हम। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। जाहिर सी बात होता है, खनन कार्य ही तो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है हमारे पृथ्वी पर। खनन करिए, भोगिए भैया, भोगिए, झेलिए, उस चीज़ को झेलना पड़ेगा। हम लोग जब दुराचार करेंगे, अत्याचार करेंगे पृथ्वी के साथ, तो पृथ्वी क्या करेगी? कोरोना जैसे महामारी लाएगी, भूकंप लाएगा, और भूस्खलन लाएगी, और कह लीजिए बाढ़, ग्लेशियर पिघलेंगे। ये सब क्या है? ये सब पृथ्वी पे हम लोग जो अत्याचार करते हैं उसका परिणाम है ना? याद करिए बेटा इस चीज़ को, इस चीज़ से हम थोड़ा-सा बचें, पेड़-पौधे लगाएँ, है ना? और दूसरों को खनन करने से थोड़ा-सा रोका जाए, अपने आस-पास के जो वातावरण है उसको बिल्कुल स्वस्थ रखा जाए। ये तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम कर सकते हैं, क्योंकि एक तिनके से घड़ा भरता है। तो आप लोग सोचिए और करिए, नहीं तो फिर अन्यथा इसका परिणाम सबको भुगतना होगा।
ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए का व्याख्या भी करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं, बताइए सही है। बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण बेटा ऐसा होता है, गर्मी होगी जहाँ, वहाँ पे गर्म हवा होगा, गर्म हवा ऊपर उठेगा तो ठंडी हवा उसका जगह लेगा, जब ठंडी हवा जगह लेगा तो ठंडी हवा में पता है आर्द्रता होती है, अब आर्द्रता है तो समझ रहे हैं फिर क्या होने वाला है भैया, है ना, है ना। फिर देख लीजिए वही सब आपको पता है, फौनी तूफान हो गया, बहुत सारे तूफान भी आए थे हमारे लॉकडाउन में, है ना, फौनी हो गया और कह लीजिए कि तितली, मतलब बहुत सारे तूफान आप देख सकते हैं, न्यूज़ अगर पढ़ते होंगे तो जानते होंगे। कथन तथा निष्कर्ष इसमें बता दीजिए भैया, कथन तथा निष्कर्ष, बस 5 मिनट और क्लास करेंगे। और जितने विद्यार्थियों को ये पूरा पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम ऑनलाइन शिक्षण कर है, ऑनलाइन शिक्षण को तुरंत ज्वाइन करें बेटा, आप लोग तुरंत तुरंत और तुरंत ज्वाइन करें। कथन ए, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होती है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है, जो पश्चिमी तट है ना, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट तो 100% प्रभावित होती है भैया, है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यह कथन सत्य है। दूसरा देखिए आर, भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ती है। पूर्वी तट जाहिर सी बात है भैया, यहाँ पे तभी तो आप देखने के मिलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हानि, बहुत ज़्यादा क्षति देखने को मिल जाते हैं। ए आर और दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि दोनों अपने आप में अलग अलग बात कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के कोयना, कोयना एक बेटा आपका, कोयना एक का दिए नदी भी है वहाँ पे, कोयना एक आपका वहाँ पे परियोजना भी है, कोयना परियोजना महाराष्ट्र में ही, आप इसको भी याद कर लेंगे यहाँ से। कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, जाहिर सी बात हो सकती है भैया, हर जगह होने वाली है, तो हो सकती है कि नहीं हो सकती बेटा, हर जगह होने वाली है। तो देखिए आर क्या कह रहा है, कोयना नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में है, एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, इसी वजह से कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। जब सक्रिय होगा तो पता है आपको क्या होगा, उसका दुष्परिणाम हमको देखने को मिलेगा, भूकंप आएंगे। मतलब आर जो है ए का बिल्कुल सही व्याख्या करता है, मतलब कि आप समझ सकते हैं यहाँ से आंसर क्या होगा। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार तथा गुजरात राज्यों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कहाँ पे आती हैं सर्वाधिक, तो ओडिशा में तो आएगा, जो तटीय राज्य होगा। गुजरात तो इधर है भैया, यहाँ पे कच्छ का रण है बेटा, यहाँ पे पता है आपको, बहुत बड़ी, एक बार बता देगा कोई, कौन विद्यार्थी बताएगा। यहाँ पे गुजरात में, गुजरात के कच्छ में, कच्छ वाले इलाके में सबसे बड़ा बेटा, सबसे बड़ा इक्वेटर बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, अर्थक्वेक बेटा कब आया था, भूकंप कब आया था गुजरात में बेटा, गुजरात के कच्छ में बेटा, है ना, बहुत ही ज़्यादा हानि हुई थी। देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा गुजरात राज्यों में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं उड़ीसा में आती हैं, है ना। यहाँ के जो नवीन पटनायक हैं, यहाँ के सीएम हैं आपके, और याद रखेंगे उड़ीसा के नवीन पटनायक जी सीएम हो गए, और यहीं पे उड़ीसा में चिल्का लेक है, व्हीलर द्वीप है, बहुत सारे यहाँ पे हमको देखें, जैसे कि आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, भितरकनिका है ना, ओरली विलेज टर्टल कछुआ भी पाया जाता है यहाँ पे, ओरली विलेज टर्टल करके है, तो बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आप फैक्ट के साथ सारी चीज़ें याद करते चलें। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह है, तो इसको मत याद करिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर देखना है तो देख सकते हैं जानकारी के लिए, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, मेखला नहीं, देखिए वह क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में नहीं आता है, तो आपका कर्नाटक पठार नहीं आता है इसमें बेटा, ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो भारत है बेटा, भूकंपी नज़र से देखा जाए तो 4 जोन में विभाजित है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए सबसे ज़्यादा जो भूकंपी का खतरा होता है बेटा, देखिए जो आया था भूकंप अभी आपके उसमें गुजरात में बेटा, अभी नहीं, बहुत साल पहले, हम आपको बता दें 2001-2002 में, तो भुज है बेटा, भुज वहाँ पे आया था, वो 5वें, मतलब कि 5 सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक जोन के नाम से जाना जाता है बेटा, 5वें जोन से, याद रखें। हैदराबाद दूसरे नंबर के जोन पे आता है, श्रीनगर भी 5वें, जो हिमालय वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा 5वें जोन पर आता है बेटा, है ना, याद रखेंगे। सबसे खतरनाक 5वां जोन होता है, फिर चौथा जोन होता है, इस तरह होते हैं, फिर चेन्नई दूसरे जोन के अंतर्गत आता है, ये चीज़ याद रखेंगे, है ना बेटा। इसका बता दीजिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर, फिर उसके बाद ये वाला मिट्टी वाला पोर्शन आप अच्छे से अपने से पीडीएफ से कर लेंगे बेटा, है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा होगा तो बच्चे भी परेशान होते हैं। चलिए इसका बताइए आप लोग। तो भारत का सबसे बाढ़ग्रस्त राज्य तो बिहार है, बिहार में आपको पता है ना, नीतीश बाबू का गढ़ है, और वहाँ पे आए दिन बाढ़ आता रहता है, जैसे बारिश के माहौल होगा वहाँ पे बाढ़ आएगा। कोसी नदी वहाँ की शोक भी कही जाती है ना, आपको पता होगा। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती है ना, आपको पता होगा। जैसे लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन अगर बोला जाए, किस पेरियार नदी को केरल का लाइफ लाइन बोला जाता है, महानदी को बोला जाता है, आपका ओडिशा का लाइफ लाइन बोला जाता है ना, आपको पता होना चाहिए भैया,
है ना। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे आए दिन बाढ़ वगैरह होते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। काली मिट्टी, अच्छा देख लीजिए मिट्टी, काली मिट्टी वह मिट्टी जो, काली मिट्टी के बारे में, वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है तो रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी यह बता देंगे, रेगुर होता है, बांगर खादर होता है, ये सारी मिट्टियाँ होती हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए। रेगुर का और नाम क्या है तो बता देंगे काली मिट्टी नाम है। रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो महाराष्ट्र में है ना, याद रखेंगे, जहाँ से सबसे ज़्यादा हमारा सूत का व्यापार वगैरह होता है। बताइए यहाँ पे बेटा, एक कथन ये बताइए, दक्षिण ट्रैप को रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं दक्षिण ट्रैप की, है ना, तो उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, तो ह्यूमस तो होता ही नहीं है, इतना समझ लीजिए। आर गलत है, आर गलत है, ए सही है, ह्यूमस तो होता ही नहीं है बेटा। हमारी जितनी भी भारत की मिट्टियाँ हैं 8 के 8, उसमें जो है ना, जो आपका मिनरल्स है ना, जैसे कि आपका फास्फोरस, ये सब मिनरल्स हैं, जितने भी मिश्रण मिनरल्स हैं, सबकी कमी, सबकी क्या पाई जाती है बेटा, सबकी कमी देखने को मिल जाती है, हमें याद रखेंगे, है ना, सबका अभाव देखने को मिल जाता है जितने मिनरल्स हैं, क्योंकि पूरा प्योर तरीके से सब में, क्योंकि खाद वगैरह हम छिड़कते हैं क्यों, अगर हमारी मिट्टी इतनी उपजाऊ होती तो खाद वगैरह क्यों छिड़कते हैं, और खाद वगैरह छिड़कने के कारण हमारी मिट्टियाँ और बंजर होती चली जा रही हैं, जो उनका उपजाऊपन है ना वो खत्म होता चला जा रहा है, याद रखेंगे बेटा, क्योंकि इतने ज़्यादा रासायनिक चीज़ हम यूज कर देते हैं ना, हमारी मिट्टी, हमारे क्षेत्र, हमारे फील्ड, हमारे खेत, जो खलियान है बेटा, वो सब बंजर होने के कगार पे चल चुके हैं अब, है ना, बचाना उनको हमको पड़ेगा, और हमको थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह कम यूज करना चाहिए, जिससे कि हम लोग नेचुरल, जो हमारे नेचुरल फर्टिलाइज़र होते हैं बेटा, जैसे कि गोबर हो गया, इसका पत्तियों का सड़न हो गया, इन सबको जब यूज करेंगे ना तो हमारी खेत में, खलियान में हरियाली देखने को मिलेगी, और हमारे खेत की जो मिट्टियाँ हैं बेटा बंजर होने से बच जाएंगी, है ना, आपको पता होगा। आप लोग देखते होंगे कि बहुत पुराना हमारा खेत छुड़ा है, वहाँ पे खेती होती नहीं होती है, तो धीरे धीरे मिट्टी क्या हो जाएगी, नमकीन हो जाती है, वहाँ पे जैसे लगता है कोई किरौना चाल दिया है, और वो क्या है, उसमें कुछ खाद्य पदार्थ थोड़े होंगे, अब उसको उपजाऊ बनाने के लिए कम से कम हमको 10 साल लग जाएंगे, है ना, तो बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं। अब बताइए इसका आंसर, तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है, कपास की खेती खाली मिट्टी में ही होती है, उनमें जैव तत्व प्रचुर, अब देखिए यही चीज़ तो गलत कर दिया, जैव तत्व हमारे किसी भी मिट्टी में नहीं होती है, तो क्यों इसमें हो जाएगी, तो गलत हो गया दूसरा वाला, तो पहला वाला ये राइट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट कथन का देख लेते हैं बेटा, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इस वाले में देखिए, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है तो रेगुर मिट्टी है, रेगुर मिट्टी कपास खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। वैसे तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोला जाता है, यह बात भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा यह वाला, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही है, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में, यही तो गलत कर दिया, यही तो गलत कर दिया बोल के, तो आपका राइट आंसर केवल ए हो जाएगा। स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है तो कपास व काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो मालवा के पठार, मालवा के पठार कहाँ पाए जाते हैं, हमने बिल्कुल विधिवत बताया है, हमारे छात्रों बता दीजिए आप लोग, वही मालवा का पठार, वही महाराष्ट्र वाले इलाके में भैया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात का दक्षिण वाला पॉइंट हो गया, छत्तीसगढ़ का पश्चिम वाला पॉइंट हो गया, मतलब पश्चिमी जगह, पश्चिमी तट हो गया, पश्चिमी भाग हो गया छत्तीसगढ़ का, तो यह सब सारे जगह आपका मालवा का पठार देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिम इलाका हो गया, है ना, तो याद करेंगे इस सबको। मालवा पठार, मालवा की पठार की प्रमुख मिट्टी है तो काली मिट्टी है, कपास की खेती होती है, हम वहाँ पे देखने को मिल जाता है हमको सूत काटने की, मतलब सबसे बड़ा हमको देखने को मिल जाता है वस्त्र। हमारे देखिए बेटा, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो रोजगार मिलता है ना, वस्त्र उद्योग में मिलता है, वस्त्र उद्योग में, इसको याद रखेंगे, वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर अहमदाबाद, है ना, ये सारी जगह, गुजरात का अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद पतंगबाजी के मतलब कि महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। वह मृदा जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक रखती है, तो बता देंगे काली मिट्टी, काली मिट्टी में नमक कम नमक रोक के रखती है भैया, बस इतनी बातें नहीं, आप इसे कर लेंगे। और अगर आपको पूरी यहाँ पे मिट्टियाँ देखनी है तो आप फटाफट ज्वाइन हो जाइए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे आपको भोजपत्र वृक्ष मिलता है तो हिमालय वाले क्षेत्र में मिलता है। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है तो खैर उसका नाम है। ये सारी चीज़ें, सागौन तथा साल उत्पादक होता है तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के नाम से जानते हैं। जो टेम्परेट जोन होता है वहाँ पे देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, टाइम कम है, आप लोग को तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है इसको देखने के लिए। अभी तक जितने भी आपने पढ़ा, जैसे देखिए भारत में सागौन का वन पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मध्य प्रदेश को वन
वनों वाला देश कहा जाता है भैया। मध्य प्रदेश को बाघ का देश कहा जाता है। मध्य प्रदेश को कह लीजिए कि पूरे तरीके से कह लीजिए कि मध्य प्रदेश को भैया यहाँ पे झील झरने भी ज़्यादा हैं, नदी भी ज़्यादा हैं, नदी भी ज़्यादा हैं यहीं पे मध्य प्रदेश में, जंगल भी ज़्यादा हैं, सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में ज़्यादा नज़र से देखने को। जो हमारा कह लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में 10 हैं। ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए बेटा। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, साउथ बटन और मध्य बटन नाम का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जो बच्चा बताएगा उसको 2 रसगुल्ला मिलेगा। कहाँ से मिलेगा पता है आपको? कहाँ से मिलेगा रसगुल्ला? आप अपनी मम्मी से मांगेंगे, बोल देंगे कि सर ने बोला है, हमने साउथ बटन और मध्य बटन बता दिया सर को कहाँ पे है, तो हमको 2 रसगुल्ला खिलाओ, सर ने बोला है। पक्का मिलेगा, जाइएगा। रसगुल्ला नहीं तो एक थप्पड़ तो मिल ही जाएगा है ना? थप्पड़ क्यों? मम्मी का वही रसगुल्ला होता है, थप्पड़ ही मम्मी का रसगुल्ला होता है भैया। देखिए मम्मी होती हैं, है ना? तो आप याद रखिएगा, मम्मी से कभी टूट कर नहीं रहना है। बताइए इसको तो जंगल की आग को कहा जाता है, पता है दावा नल कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में देखें ना तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। वह राज्य जहाँ सिनकोना वृक्ष नहीं उगते हैं तो छत्तीसगढ़ है, जहाँ पे सिनकोना वृक्ष नहीं उगते हैं। सबसे ज़्यादा सिनकोना का वृक्ष बेटा हमको कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश से मिल जाता है ना? ये बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए हमारे छात्रों, हमारे मित्रों, हम आपसे विदा लेते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखने के लिए आप तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन करिए और सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल बिना चिंता किए पढ़ाई करिए, सेहत का ध्यान रखिए और थोड़ा सा चैनल का भी हमारे ध्यान रखिए भैया। थोड़ा सा शेयर कर देंगे आप दबा के ना, तो पता है आपके वजह से बहुत सारे छात्रों का कह लीजिए करियर बदल सकता है। थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एक छात्र मात्र एक छात्र केवल और केवल 10 से 20 विद्यार्थियों को शेयर करेगा डेली, तो पता है आप लोग इतना ज़्यादा पुण्य का काम कर देंगे ना, आप लोग का भगवान सबसे पहले सुनेगा भैया। चलिए धन्यवाद, विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से।